हाला नहीं, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन आपका 40 तक हो गया था ना। 42वें क्वेश्चन देखिए, 42वें क्वेश्चन क्या कर रहा है। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, ये क्वेश्चन है ना। कवि को भारत में भारतीयता इसलिए दिखाई नहीं देती है क्योंकि सभी लोग विदेशी वस्तु से प्रेम करने लगे हैं, उनका पहनावा विदेशी हो गया है, विदेशियों की तरह व्यवहार होने लगे हैं, उनकी जीवन शैली विदेशियों की तरह हो गई। इसी के कारण क्या है, कवि को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं देती है। देखिए यहाँ क्या है कि भारत में जो पहले की संस्कृति थी वो छोड़कर लोग धोती कुर्ता से जीन्स पे आ गया ना। ये क्या वेस्टर्न कल्चर है ना, वेस्टर्न कल्चर। तो इसे विदेशी वस्तु को हम लोग क्या कर लिए, अपना लिए। इसी कारण कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देती है। याद हो गया ना। चलिए नेक्स्ट है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं। कवि जो है समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं। तो कवि समाज की उस वर्ग की आलोचना करते हैं जिस वर्ग के लोग संपन्न है, जिस वर्ग के लोग क्या है, संपन्न है और अपनी संपन्नता के बल पर अंग्रेज बन रहे हैं। माने संपन्न मतलब सब चीज से पूर्ण हो, संपन्न है और अंग्रेज बन रहे हैं, माने अंग्रेज बन रहा है। उसकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई, उसका पहनावा, उसकी जीवन शैली, उसकी हर चीज अंग्रेजियत दिखाई पड़ती है। तो कुछ लोग है ना अपना, जैसे कि है बिहार का, चाहे भारत के कोई भी स्टेट से है, कहीं चल जाएगा, चाहे बिहार ही के ले लो एग्जाम्पल में, बिहार का व्यक्ति है, कहीं दूसरे स्टेट चल जाएगा, कहीं दिल्ली मुंबई चल जाएगा, 1 साल बाद आएगा, चाहे 6 महीने देखना आएगा, उसके चेंजिंग पहनावा में, बोलने के तरीका में बोलेगा कि हम पूरा इंग्लिश, भले हो जाकर वहाँ अथी लेबर काम कर रहा है, लेकिन आएगा बिहार में एकदम नया नया जीन्स लेकर टी शर्ट लाल लाल पहन लेगा और थोड़ा इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करे लगेगा कि हम पूरा विदेशी बन गए हुए हैं। ठीक है, तो कवि समाज के वर्ग की आलोचना उसी वर्ग के लोग आलोचना कर रहे हैं कि सब चीज संपन्न है, अंग्रेज बन रहा है, उसकी शिक्षा दीक्षा क्या अंग्रेजी में कोई पढ़ लेता अपने आप को समझ आएगा हम बहुत बड़ी ज्ञानी। नहीं, ऐसा नहीं। हमारी जो संस्कृति है क्या, यह संस्कृत से रिलेटिव है और हिंदी यहाँ हमारी भाषा है ना। आप चल जाइए इटली में, आप चल जाइए यूक्रेन में, यहाँ वहाँ जाइएगा तो वहाँ के भाषा से आपको, अगर वहाँ MBBS करने जा रहे हैं, वहाँ पढ़ाई करने जाए तो वहाँ के भाषा से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये सोचिएगा कि आपको डायरेक्ट इंग्लिश नहीं, वो भाषा सीख के उस भाषा में पढ़ाई होता है। वो लोग अपने भाषा के वरीयता देते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। क्या है इंग्लिश रे, कुछ इंग्लिश नहीं है। यहाँ हम लोग को भाषा हिंदी है, तब पर भी क्या करेंगे, उसको हम लोग इंग्लिश का ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन वहाँ अदर कंट्री में ऐसा नहीं है, वहाँ के वो लोग अपने भाषा का महत्व देता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेताजी के बारे में कबीर प्रेमधन क्या राय है। नेताजी के बारे में कबीर प्रेमधन की क्या राय है। तो नेताओं के बारे में कवि की राय कि जिसने अपने देश का पहनावा धोती सम्मिलित नदी के देशों को क्या संभालेगा। मतलब कह रहे हैं कि जो धोती पहनता है वो देश को क्या संभाल लेगा। ठीक है, अर्थात जिन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति संभालना नहीं आता वो देश के क्या संभालने। कह रहे हैं नेताओं के बारे में कभी कह रहे हैं कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। तो नेताओं के बारे में कवि की राय, जिनको अपना धोती संभालने नहीं आता है, जिनको अपना धोती संभालने, वो देश क्या संभालेगा। ठीक है, अर्थात जिनकी सभ्यता और संस्कृति संभालना नहीं आता, जिसको अपना सभ्यता संभालने नहीं आ रहा है, संस्कृति संभालने नहीं आ रहा है, यहाँ कैसे बच जाएगा संस्कृति को, सभ्यता को, वो क्या देश को क्या संभालेगा। इसी के राय, कवि का क्या राय है कि नेताओं के बारे में यही राय है कि उनको अपना पहनावे को तो ढंग है नहीं और देश क्या संभालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत क्या है, गुलाम है। यहाँ की जनता अत्यंत ही गरीब है। भारत की जनता सही में अत्यंत बहुत गरीब है। इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही भरे रहते हैं। यहाँ के जितने लोग हैं, यहाँ के जो लोगों के बीच, अधिकतर लोगों के बीच आंसू ही भरे रहते हैं। युग से गुलाम होने के कारण इसका मन अत्यंत दुखी है। युगों युग से गुलाम है। अंग्रेज, मुस्लिम लोग जो गुलाम यहाँ कुछ सालों तक लगभग गुलाम रखा था, और अंग्रेज लोग 200 सालों तक गुलाम है कि नहीं। तो यहाँ के दूसरों का राजा
इसलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। यहाँ सब दिन दूसरों को राजा माना है, दूसरों को राजा के रूप में देखा है, इसीलिए भारत माता क्या है, अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, अपने ही घर में छुपी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कविता में कवि भारतवासियों को कैसा चित्र दिखाना चाहते हैं। कविता में जो कवि है भारतवासी के, भारत के लोगों को कैसा चित्र दिखाना चाहते हैं। आंसर देखिए, कवि जनता के स्वप्न का ही किस तरह चरित्र खींचता है, यही ना जी, ना सॉरी ये कविता में कवि भारतवासी, देखिए कविता में कवि दुखी मैले कुचले वस्त्र पहने, आंखों में आंसू इसलिए भूखे, नग्न शोषित मुख कुंठित मन कौपते ओठों वाले निर्धन भारतवासियों का चरित्र दिखाना चाहते हैं। माने कवि दिखा रहे हैं कि यहाँ के जो निर्धन लोग हैं, गरीब है, जो वस्त्र के लिए परेशान है, एक वस्त्र उनको नहीं हो पा रहा है, यहाँ भूखे लोग हैं यहाँ, ठीक है, मूर्ख है, ठीक है, ऐसे लोगों को बारे में कवि बताए। यहाँ की कवि अपने कविता के माध्यम से यहाँ के लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ क्या है, भारतवासियों का चित्र ऐसा दिखता है और ऐसा है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कवि अपने बातों से कविताओं के द्वारा व्याख्यान कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 47, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। तो कवि ने जनता को स्वप्न चित्र इस तरह खींचता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ राज अभिषेक राजा का नहीं बल्कि प्रजा का हो रहा है। मानो कि यहाँ के राज अभिषेक राजा का, राजा बनता है, राज अभिषेक होता है ना, तो ये कह रहे मानो यहाँ राजा का राज अभिषेक नहीं बल्कि प्रजा का हो रहा है। वे कहते हैं कि जनता का स्वप्न अजय है, क्या है, अजय है, उनका हृदय अंधकार को चिरते हुए आगे बढ़ रहा है, जनता के हृदय के चिरते हुए आगे बढ़ रहा है, उसकी छाती विजय के गर्व से फूलती हुई दिखाई पड़ती है। जनता के लोगों को क्या विजय की ओर एक दिखाई दे रही है, जनता को लग रहा है कि वे सबसे बड़ा जनतंत्र आ गया है। यहाँ की जनता सोच रहा है कि यहाँ तो अब लोकतंत्र आ गया, हम लोग जिसको चाहे उसको वोट देकर यहाँ उसको यहाँ का राजा बनाते हैं कि नहीं। अभी हम लोग राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, तो यहाँ हम लोग किसको चुन के प्रधानमंत्री बनाए हैं, नरेंद्र मोदी जी को बनाए हुए ना जी। तो वैसे ही कवि के द्वारा जनता को स्वप्न चित्र इस तरह से क्या कर रहा है, खींचता है। ठीक है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे। कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे। तो कवि के दृष्टि से आज के देवता गरीब और मेहनती जनता है। कवि के दृष्टि से आज के देवता कौन है, गरीब और जनता है। वे देवता कहीं सड़क पर मिट्टी तोड़ते हुए मिलेंगे तो कहीं खेतों में खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। तो कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है, यहाँ के गरीब लोग हैं, मजदूर लोग। आगे क्या है, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है। तो अचानक परमाणु विस्फोट के कारण वहां की हर चीज के जहां तहां चिथरे उड़ गए, इसलिए कवि ने इस कविता में कहा कि इस सूर्य के उदय होने पर छाया मतलब समझते प्रतीक, छायाएं दिशाहीन सब और पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ती है। मनुष्य की छाया झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों पर पड़ती, कहाँ पड़ती है, झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों पड़ती है। नेक्स्ट है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। कवि को वृक्ष जो है, कवि जो थे उनको वृक्ष क्या है, बूढ़ा चौकीदार समझते हैं, जो पुलिस में है ना, उसमें काम करता है। चौकीदार मतलब गांव का एक चौकीदार होता है। ठीक है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता है क्योंकि वह उनके घर के दरवाजे के सामने हमेशा तैनात रहता है। उनके घर के दरवाजे के सामने उसके शरीर पर पुराने चमड़े का कपड़ा खाकी वर्दी सा लगता है, जो हरा, देखिए बूढ़ा जो पेड़ हो जाता है, देखना उस पर जो उसके ऊपर जो छाल रहता है हल्का सा कलर डिफेक्ट हो जाता है, जो कांच रहता है उसके बाद जो कलर डिफेक्ट हो जाता है ना जी।
पपड़ा टाइप उजरने लगता है, तो देखिए तो खाकी कलर के टाइप होते हैं, वही कह रहे हैं कभी कि खाकी वर्दी की तरह लगता है, उसकी सूखी डाली राइफल सी दिखाई पड़ती है। कभी को उनका सूखी डाली जो है बंदूक राइफल की तरह दिखाई पड़ती है। वृक्ष की फूल पगड़ी सी लगती है, अब वृक्ष के जो फूल है टोपी की तरह, जो चौकीदार टोपी पहनता है ना पगड़ी, उसकी तरह लगती है, और हमेशा सर्दी या गर्मी की परवाह किए बिना दरवाजे पर तैनात रहती है। चौकीदार लोग ना सर्दी ना ठंडा ना गर्मी देखता है, जहाँ खड़ा करा दिए यहाँ रहो तो यहाँ खड़ा रहता है। वैसे ही वृक्ष क्या है ना सर्दी या गर्मी किसी का परवाह किए बिना वो हमेशा दरवाजे पर तैनात रहती है। नेक्स्ट है वृक्ष और कवि का संवाद होता है था। वृक्ष और कवि का संवाद क्या होता था? तो वृक्ष और कवि का संवाद, वृक्ष अपनी जगह रहता था, जब कभी अपने घर आते तो वृक्ष दूर से ही पूछता तुम कौन हो, तो कवि कहते तुम्हारा दोस्त। कवि से वृक्ष क्या पूछता तुम कौन हो, तो कवि क्या बोलते हैं? हाँ। आगे नेक्स्ट है मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने वाले क्या आशय? मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है। देखिए मक्खी के जीवन क्रम उल्लेख के बहाने कवि ने समाज के उन कमजोर वर्गों के जीवन का उल्लेख किया है। समाज के उन कमजोर वर्गों, जो गरीब वर्गों को उल्लेख किया है, जिसे जीवन के साधन के रूप में कुछ भी नहीं मिला। जो जीवन के साधन, हम लोग जीने के लिए साधन की आवश्यकता होती है ना जी, तो ऐसे ही साधन, कुछ भी साधन उसको नहीं मिला है। वे जन्म लेते हैं और कीड़े मकोड़े की तरह अपनी उम्र को जिए बिना ही मर जाते हैं। वो जन्म लेते हैं गरीब लोग, लेकिन अपना जीवन जीने के माने जिस तरह से जीना चाहिए उस तरह के नहीं जी के कीड़े की तरह अपना जीवन व्यतीत करके और उम्र से पहले ही मर जाते हैं। समाज के संपन्न अत्याचारी वर्ग अपनी स्वार्थी पूर्ति के लिए उनको अपना मोहरा बनाते हैं और उसकी परिणति होती है और उन गरीबों की मौत होती है। देखते सही में कुछ लोग बड़े लोग क्या करता है, गरीबों को अपना मोहरा बनाता है, यूज करता है, जैसे नेता लोग करता है, यूज करके उसके बाद छोड़ देता है और उसकी गरीब लोग को अत्यधिक इससे मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, कवि किन अत्याचारियों का जिक्र किया है? तो कवि ने समाज के संपन्न वर्ग को अत्याचारी के रूप में प्रस्तुत किया। कवि संपन्न लोग है ना, जो सब चीज से पूर्ण हो, तो सबसे पूर्ण को नेते लोग हैं, ठीक। तो उन लोग को क्या कहे, अत्याचारी बोले हैं। जो गरीब को हर चाल पर मोहरा बनाता है, जो गरीब को हर चाल पर मोहरा बनाता है, जहां पर कवि ने इसका जिक्र कर हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीब भी देवी की पूजा के लिए कुछ साधन जुटा ही लिए, बावजूद इसके अत्याचारियों ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, बहुत तरपाया, बहुत लूटा। नेक्स्ट है 55, कविता में क का विवरण कीजिए। कविता में क का, तो कविता में क को कबूतर जैसा कहा गया है। कविता में क को क से हाँ क से कबूतर, क्योंकि क से कबूतर होता है, इसलिए जब बच्चा इसे लिखता है तो वो क्या पंक्ति के नीचे आ जाता है ना, और कबूतर के फुदकने की आदत की तरह जब कबूतर फुदकता है तो नीचे की ओर पंख के ऊपर की ओर जाता है, तो वैसे ही पंक्ति के नीचे आ जाता है। ठीक है, इससे यह क से कबूतर का विवरण किया गया। बेटे के लिए अंग का क्या है? अंग है ना जी, बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों? बेटे के लिए अंग माँ और बेटा है। बेटे के लिए अंग माँ और बेटा है। जिस तरह माँ बेटे को अपनी गोद में रखती है, उस तरह अंग क्या है, उसे माँ और उसका बिंदु बेटा लगता है, क्योंकि वह अंग उससे आगे अंग के बेटा बना गोद में रहता है। अंग लिखा रहता है तो नीचे यह बिंदु दिया रहता है ना, तो क्या माँ क्या अपने बेटे जैसे गोद में रखती है, वैसे ही अंग क्या कहते बिंदु को अपने पास रखती है सब दिन। इसी से और कभी इसको इसलिए दिखाना चाहता है कि माँ बेटे के रिश्ता को अंग से जोड़ के प्रस्तुत में बता रहे हैं अंग के रिश्ता को। ठीक है, आगे है
बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? तो अंगा को बच्चा माँ और बेटा समझता है, अंगा को बच्चा माँ और बेटा समझता है, और वह उसे नहीं लिख पाता कि बार बार प्रयास करता है फिर भी नहीं लिख पाता, वो बार बार प्रयास करता है तब भी लिख नहीं पाता, इसलिए उसे अपनी इसलिए वो अपनी हार मालूम पड़ती है। इस कारण उसे आंखों की में क्या होते हैं, वो बार बार अंगर लिखता है, बाकी लिखने इस हार मान के वो क्या रोने लगता है, इसलिए उसके आंसू आ जाते। ठीक है, नेक्स्ट है कभी किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा कविता है ना। कभी धान की खेत वाले बंगाल, बहती नदी वाले बंगाल, हरी घास टले बंगाल, कटहल की छाया वाले बंगाल, मैदान वाले बंगाल, नदियों के किनारे वाले बंगाल तथा रंगीन बादलों वाले बंगाल में एक दिन लौट के आने की बात। बंगाल में लौट के आने के बाद हरा भरा बंगाल हो और मैदान वाला बंगाल हो, कटहल की छाया वाला बंगाल हो, इसी को सोच कर कभी लौट के आना चाहते हैं। कभी अपने को जल पात्र और क्या छूट गया है, कभी अपने को जल पात्र क्यों और क्या कहते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन हो इसमें, छूट गया हुआ है। कभी धान के खेत वाले बंगाल, बहती नदी वाले बंगाल, हरी घास वाले बंगाल, कटहल की छाया वाले बंगाल, मैदान, यही ना है, नदियों के किनारे वाले बंगाल तथा रंगीन बादलों वाले बंगाल के लौट के आने की बात करते हैं। ये तो इसी क्वेश्चन का आंसर है ना, दोनों का एक ही आंसर दे दिया है, इसमें मिस प्रिंट है। ठीक है, कुछ हाँ मिस प्रिंट है। 60 नंबर, कभी अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, कभी अपने को, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें 59 नंबर आपका पूरा रॉन्ग है। 59 नंबर क्या है, रॉन्ग है, गलत है। ये इसमें टाइप होना था, टाइप हो गया इसमें, देखिए 60 है। आइए, कभी अपने को जलपात्र और मदिरा, ये मदिरा उसमें लगता है, जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है, तो कभी ईश्वर की भक्ति करते हैं, कभी क्या है, ईश्वर की भक्ति करते हैं, इसलिए उसकी सेवा उन्हें अपने आप को जलपात्र, सेवा जो होता है अपने आप को जलपात्र और मदिरा के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। और वे प्रभु से कहते हैं कि जब जलपात्र टूट जाएगा और मदिरा सूख जाएगी तो प्रभु की भक्ति किस प्रकार हो सकेगी। कभी अपने आप को ईश्वर की पूजन सामग्री बनाने के लिए जलपात्र और मदिरा, हाँ मतलब कभी जो है प्रभु की भक्ति किस प्रकार कर सकेंगे, कभी अपने को ईश्वर की पूजन सामग्री के लिए जलपात्र और मदिरा कहते हैं। नेक्स्ट है संदार लबादा गिर जाएगा और क्यों, तो संदार लबादा ईश्वर का गिर जाएगा, किसका गिर जाएगा, ईश्वर का गिर जाएगा, क्योंकि इस ईश्वर में भक्ति को सुख नहीं देंगे ना। जब ईश्वर अपने भक्त को सुख नहीं देंगे, उस पर कृपा नहीं दिखाएंगे, भक्त बर्बाद हो जाएगा। जब भक्त ही नहीं बचेगा तो मतलब तो क्या फायदा, तो ईश्वर का ही गिर जाएगा। तो लबादा मतलब कि संदार लबादा किसका गिर जाएगा, संदार लबादा ईश्वर का गिर जाएगा। जब अब कोई आप जैसे पूजा कर रहे हैं, लोग पूजा करता है, मन्नत मानता है ना, अब मन्नतें पूरा नहीं होगा तो फिर उस भगवान की पूजा करिएगा, ना कर पाए भगवान की पूजा ना, कि हमारा ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ। जो लोग जाता है, अभी मैट्रिक एग्जाम है ना, लड़की लोग क्या करेगी जाएगी सुबह एग्जाम के दिन टीका कर लेगी, भगवान तो जाएगी, भगवान हमको फौजी से पास करा दीजिए, पढ़े घरिया एक दिन आना है कोचिंग, एक दिन नहीं आना है, ये एक महीना एब्सेंट रहती है, तो ये जाएगी पूरा अथी क्या बोलते हैं हम, 1-2 के बेसन का लड्डू चढ़ाएगी, एक के बारे में 336 नंबर, हाँ जितना लड्डू कीजिए के 100 पर 1 kg लड्डू, तो कितना है 350, यानी 350 नंबर चाहिए ना उसको, तो 3.5 kg लड्डू चढ़ाएगी, 450 वाला तो 4.5 kg लड्डू चढ़ाएगा। अगर हे भगवान पास कर दिए ना, हो जाए वो पास,
गरम करे घड़िया ठंडा लगी बा, कोचिंग कैसे जाऊ। चल नेक्स्ट देखिए, मंगम्मा अब मंगम्मा वाला सुने। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात के लेकर विवाद था? तो मंगम्मा की बहू के साथ पोते अर्थात अपने बेटे की खूब पिटाई कर दी थी, इसलिए इस बात को लेकर बेटे और बहू के साथ कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर मंगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद हो गया। मंगम्मा क्या सास थी और मंगम्मा क्या कि पीट दी अपने बेटा को ना, पीटती है तो मंगम्मा बचाने जाती है और बचाने के चक्कर में सास बहू में और झगड़ा होने पर क्या अलग हो जाती है, यही ना बात है। अलग होकर वो अपना खाना वाना बनाने लगती है। नजमा चला कर रहती, देखती है कि सारा संपत्ति को रंगप्पा के दे दिया तो दिखते हैं, इसीलिए क्या करती है अपने बेटों को भेजती है, उसको मना के, तब मनाने के लिए किस चीज का उपयोग करती है वो अपने पोते का उपयोग करती है। बेटे को ना अपने बेटे को उपयोग करती है कि जाओ दादी के पास, दादी बुला रही है कि नहीं। रंगप्पा कौन था? वो मंगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा एक गांव का एक बुरा व्यक्ति, माने खराब व्यक्ति था, जुआरी था, और वो क्या गलत आदत से जैसा जुआ खेलता था। मंगम्मा से पैसा चाहता था। मंगम्मा से क्या चाहता था? पैसा चाहता था। वह कर्ज के रूप में पैसा मांग रहा था, लेकिन उसकी नियत लौटाने की नहीं। कर्ज तो ले लेता लेकिन लौटाएगा नहीं। जैसे इसमें कुछ बच्चा पढ़ लेता है, समय में पैसे नहीं देता है, क्योंकि उसने खुद कहा कि तेरा बेटा साथ रहता है तो मैं पैसा नहीं मांगता। अब ऐसी बात तो नहीं है। मैंने कहा तब तो तुम्हारा बेटा साथ रहता ही नहीं है, मैंने अलग हो गया है, तो रहता तो पैसा नहीं मांगता। कौन कहता है? रंगप्पा। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चे को सास के पास भेज और फिर धीरे धीरे खुद भी चली गई और मीठी बातों से सास को मना लिया। हाँ, तो मीठी बातों से किसको मना लिया? सास को। किससे? अपने बेटों को भेजकर। तो झगड़ा खुद करती है, मनाने भी उसे क्या कहते हैं? लड़की नहीं। चलिए हम बहुत जल्दी एग्जाम्पल देते हैं लड़का सब, लड़की टैलेंटेड है ना। लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र प्रस्तुत किए। लक्ष्मी कौन थी? उसके चरित्र का प्रस्तुत करना, उसकी परिस्थिति कैसा था घर का। लक्ष्मी उड़ीसा के एक गांव की रहने वाली एक गरीब महिला थी। कौन थी? लक्ष्मी उड़ीसा के गांव, उड़ीसा राज्य ना, उड़ीसा राज्य के एक गांव की रहने वाली एक गरीब महिला थी। इसका पति लक्ष्मण कलकत्ते में नौकरी कर घर के लिए पैसा, इसका हस्बैंड तो कहाँ जॉब करता है? कलकत्ता में। इस पैसे से उसका घर नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण यह गांव के तहसीलदार के यहाँ नौकरी करती थी। उसका हस्बैंड जो पैसा भेजता था तो उससे उसका घर नहीं चल रहा था, तो ये भी क्या कर जॉब कर रहे थे। गांव के एक तहसीलदार था, उसके यहाँ नौकरी कर रही थी, जिससे कि इसका घर चलता है। इसको दो बेटे और 2 बेटियां है। सबसे बड़ा बेटा, फिर दोनों बेटियां तथा सबसे छोटा बेटा है। अब बड़ा बेटा बहुत मेहनती है। उसका घर, ये चरित्र चित्रण है। नेक्स्ट है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के सदस्य के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में बताने के लिए कह रहा है। तो मंगू के प्रति माँ और परिवार के सदस्य के व्यवहार में जो फर्क है उसके बारे में बताना है। तो मंगू लगभग 14 साल की लड़की है ना मंगू। हाँ, मंगू लगभग 14 साल की लड़की है। वो कथी है? विक्षिप्त है। वह अपना काम भी नहीं कर पाती है। क्या नहीं कर पाती है? इसलिए उसकी माँ उसकी ज़्यादा देखभाल, वो अपना खुद के काम नहीं कर पाती है, इसके कारण उसकी माँ ज़्यादा देखभाल करती है। मंगू अपनी माँ की सबसे छोटी संतान है। मंगू कौन है? माँ की सबसे छोटी संतान है। उसे मंगू के
अलावा 3 और संतान है ना। मंगू के अलावा 3 और संतान है, एक पुत्री और 2 पुत्र है। अब सभी क्या है, बड़े हैं, क्योंकि वे सब क्या है, शहर में रहते हैं। मंगू की माँ पोती पोतियों को प्यार करती है, परंतु मंगू की विक्षिप्तता के कारण मंगू में ज्यादा उलझी। विक्षिप्तता मतलब कमजोर थी, जिसके कारण वो उसमें ज्यादा उलझी रहती थी, इसलिए सबको लगता है कि मंगू को ज्यादा प्यार करती है और औरों को कम। मंगू तो थोड़ा लाचार थी, जिसके कारण उसकी माँ उसको ज्यादा देखभाल करती थी और उसके साथ ज्यादा रहती थी। सबको लगता था कि मंगू से ज्यादा प्यार करती है और सबसे कम करती है। अच्छा नेक्स्ट, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? क्योंकि वहां के लोग अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, इसीलिए वो भर्ती कराना नहीं चाहती। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि जितना प्यार से वो उसकी सेवा करती है कोई नहीं करेगा। मतलब जितना प्यार से वो सेवा करती है, वहाँ रखती है अपने घर पे, उतना अस्पताल में कोई नहीं करेगा। उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाएगा। वो सोचती है कि वहाँ पर उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाएगा। वो अपने से खाना नहीं खाती, है क्योंकि उसे खिलाएगा कौन, या उसे कुछ करने भी नहीं आता है। यहाँ तक कि उसे कपड़े का भी ध्यान भी नहीं रहता है। इस तरह कौन करेगा? शायद अस्पताल में काम नहीं करने के कारण उसे मार भी पड़े। कोई अस्पताल में अपना काम नहीं करती तो कोई हो सके नर्स उसको पीट दे। यही सब सोच के माँ उसको अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है। क्या है आगे? कुसुम के, यही ना क्वेश्चन है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज के प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। कुसुम का जो पागलपन था वो ठीक हो गया धीरे धीरे, ठीक है। तो उसको देख के माँ को अपने परिवार समाज के प्रति क्या प्रतिक्रिया, समझिएगा। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज के प्रतिक्रिया हुई और वह सोचने लगी कि एक बार मंगू को भी अस्पताल में भेज देंगे। अगर उसे ठीक होना लिखा होगा तो ठीक हो जाएगी। वो सोचेगा अगर अस्पताल भेज देते हैं, अगर उसको नसीब में ठीक होना होगा तो वो ठीक हो जाएगा, अन्यथा वहां से घर ले आऊंगी। और परिवार और समाज के लोग माँ को सलाह देने लगे कि वे मंगू को एक बार अस्पताल में भेजकर देखें, ठीक। नेक्स्ट है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक का सार्थक स्पष्ट करें। इस कहानी में एक महिला अपनी बीमार बेटे का इलाज कराने शहर आती है। इस कहानी में एक महिला क्या है, अपने बेटों का इलाज कराने के लिए कहाँ जाती है? शहर। बेटी है, सॉरी बेटी है। बेटी का इलाज कराने शहर आती है। वह एक गरीब महिला है। वह पढ़ी लिखी भी एक गरीब महिला है, निर्धन है, पढ़ी लिखी भी नहीं है। उसे नगर के अस्पताल में बड़ी दिक्कत होती है। बड़े डॉक्टर के कहने पर भी पैसा नहीं होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। और नगर में पैसा पर ही सब रिश्ता टिकता है। नगर में, शहरों में पैसा पर ही सब रिश्ता टिकता है। मानवता पैसे से खरीदी जाती है। वहाँ क्या होता है, मानवता, किसी से व्यवहार मिलाना है, व्यवहार रखना है तो पैसा रहना चाहिए। इस कहानी में मानवता से लेखक ने नगर की स्वार्थपरकता, आत्म नवीनता आदि को उजागर किया है। मतलब शहर में जो रहने वाले लोगों का स्वार्थ कैसा है, उस पर क्या प्रकाश डाले, उसको उजागर किया है, बताए हैं। और इसलिए इस कहानी का नाम नगर रखा गया है। पुरानी कहानी नगर के इर्द गिर्द ही घूमती, पूरी कहानी नगर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती, इसलिए इस कहानी का शीर्षक नगर सार्थक ही है। पपाती कौन थी और वह, पपाती है ना जी, कौन थी और वह
शहर क्यों लाई? कौन पपीता बोला है? कोई इधर से बोला है? क्या बोली है? पापी बोली है। पपीता का पापी पढ़ रही है, कहाँ से आई है? पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई है ना? पपाती गांव की एक गरीब विधवा माँ की बेटी थी। उसे चलो चलो यह ध्यान दो। पपाती गांव की एक गरीब विधवा माँ की बेटी थी। उसे कथी है मेनिंजाइटिस नामक बुखार हो गया था। गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से बाहर उसे शहर के बड़े डॉक्टर से इलाज करवाने की सलाह दी गई थी, इसलिए वह शहर लाई गई थी। माने उसकी एक बीमारी हो गया था जिसके कारण वह उसको शहर लाया गया था। ठीक है, सलाह दिया कि शहर ले जाके इलाज करवाइए। बड़े डॉक्टर पपाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? यही ना, क्योंकि उसे मेनिंजाइटिस के खतरनाक किस्म का रोग था और वह कल का दिन नहीं देख पाती। इस फैरान इलाज नहीं, या कुछ मिसप्रिंट है, फौरन होता, फौरन है, फौरन इलाज नहीं हुआ तो इसलिए उसका इलाज करने के लिए पूछताछ, उसका लगले इलाज नहीं हो तो आगे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए क्या डॉक्टर क्या कर रहे थे उससे? सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी? चाहे घुट घुट के जी रही थी, क्यों जी? कुछ हुआ था उसको? सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस, इसको पता होगा निहाल को ना? तुमको पता है ना क्यों घुटन? नहीं पता है। सीता 3 बेटों की एक बूढ़ी विधवा माँ है। सीता कितना बेटा है? 3। उसके तीनों बेटे माँ के खाना को लेकर आपस में का इंसान है। माँ को खिलाने के लिए तीनों बेटे आपस में क्या लड़ते हैं। उसकी बहुआ भी आपस में हाँ झगड़ती झोटी करती रहती है हमेशा, इसलिए उसे अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। एक खाना खिलाने के लिए लोग आपस में लड़ रहा है, इसीलिए उसको क्या हाँ। नेक्स्ट है, माँ कहानी के शीर्षक के सार्थक पर विचार करे अथवा माँ का चरित्र चित्रण करे। कहानी के शीर्षक का पहला कार्य है कि वह पूरे कहानी के तत्व को समझाने का प्रयास करता है। इस कहानी का शीर्षक है माँ। यह कहानी में माँ के इर्द गिर्द ही घूमती है। माँ कहानी में माँ के इर्द गिर्द ही पूरा कहानी घूमती है। माँ संतान चाहे जैसे भी हो, माँ का संतान जैसा भी हो, वो पुलिस हो, चाहे गुंडा हो, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, बदमाश हो, माँ उस अपनी संतान का बहुत ध्यान, खासकर जब संतान के लिए खरी की जरूरत होती है तो जरूरत होती है। माँ हमेशा अपनी संतान के लिए खरी मतलब कहीं जिस कार्य के लिए उसको जरूरत रहती है वो हमेशा अपने बेटों के लिए, बेटों नहीं संतान के लिए सॉरी, वर्ष खड़ी रहती है। एक तरफा प्यार अगर कोई करता है तो माँ करता है, लेकिन लोग आज कुछ और समझ लेते हैं ना जी। बात सही, निहाल को पता है लेकिन पता है निहाल, तो चलो ठीक है तो वह माँ ही हो सकती है। एक तरफा प्यार कोई करता है तो माँ होती है और माँ ही हो सकती है और कोई नहीं। इस कहानी में मंगू की 14 वर्ष की एक बच्ची है। कितना है? 14। हाँ, जो पागल है। वो अपनी माँ की चौथी संतान है। माँ का परिवार भरा पूरा है। माँ का परिवार कैसा है? सब चीज से संपन्न है। पोती पोतियां नाती नतनियां सब है। लेकिन माँ अपनी छोटी बेटी को बहुत प्यार करती है क्योंकि वो सोचती है कि उसे ही माँ की जरूरत है। सभी को तो अपना काम कर सकता है लेकिन मंगू को अस्पताल भी नहीं भेज सकते क्योंकि मंगू अपना काम खुद से नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि खाना भी नहीं खा सकती है क्योंकि वो क्या है? पागल है।
ठीक है। तो परंतु खुद पुत्री के बिछो में पागल हो जाती है। इस तरह हम पाते हैं कि इस कहानी के शीर्षक में माँ बिल्कुल सार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वल्ली अम्माल का चरित्र चित्रण कीजिए। तो वल्ली अम्माल क्या था आपको पता है? ये भी एक विधवा थी ना शायद। वल्ली अम्माल गांव की गरीब विधवा है जिसकी बेटी बीमार हो जाती है। कौन हो जाती है? गांव के वैद्य ने उसे नगर में ले जाकर बेटी के इलाज का सलाह दिया। माने जो वैद्य था, पहले डॉक्टर को वैद्य बोलते थे, आयुर्वेदिक रूप में इलाज होता था, ठीक है। तो वैद्य क्या बोला कि आप शहर ले जाके इसको इलाज करवाइए। गरीब है परंतु साहस के बल पर उसे अकेले ही बेटी के इलाज के लिए नगर चली जाती है। अकेले ही बेटी के इलाज के लिए नगर चली जाती है और ऊपर से वो अनपढ़ भी रहती है, पैसा भी नहीं रहता है। तो डॉक्टर क्या कहता है उसे? और शहर में लोग अपने मानवता को नहीं समझता है कि बिना पैसा के इलाज नहीं करता। उसी बात को इसमें प्रस्तुत किया। परंतु अस्पताल में आई दिक्कतों का सामना करती है, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह जब देखती है कि यहाँ पैसा देकर अस्पताल के दरवाजे खुलवाए जाते हैं तो वह समझ जाती है कि उसकी बेटी का इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। वह नगर के गड्ढे स्वरूप को समझते हुए अपने बेटी को अपने कंधे पर उठाकर पुनः घर की ओर चल पड़ती है, ठीक है, चल पड़ती है और भगवान के भरोसे गांव में ही इलाज कराने के लिए सोच लेती है। वह जानती है कि उसकी बेटी को खतरनाक बुखार है, पर वह परिस्थिति के सामने लाचार है। वह भगवान से मानती है कि भगवान उसकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो वैद्य ईश्वर जी के मंदिर जाकर भेंट चढ़ाएगी। मानो शहर गई, ना पैसा था और ऊपर से लाचार थी, तो वहाँ के शहर का अस्पताल तो बिना पैसा के दरवाजे तक ही नहीं खुलता है। तो सोची कि अब तो यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा, तो गांव लौट गई, उठाई कंधे पर अपने बेटी को गांव लौट गई। वो सोचती थी, वो ये भी जानती थी कि उसके बेटी को एक खतरनाक बुखार पकड़ लिया है और वो सोची कि चलो अब गांव में ही इलाज करवाएंगे भगवान भरोसे। अगर वो ठीक हो जाएगी तो कुछ चढ़ावा चढ़ाने कहाँ जाएगी? वैद्येश्वर जी के मंदिर में। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन है। तो मंगम्मा अपना काम काज कर घर चलाने वाली एक अच्छी ये भी विधवा थी, ये भी विधवा थी। वह गांव से अब क्या पता, सब 10 में विधवे औरत 90% उसी में कहानी है। मंगम्मा अपना काम काज कर घर चलाने वाली एक अच्छी औरत है। वह गांव से जब दूर शहर में दही बेचने जाती है और शहर से घर के लिए पैसे रुपये खुशियाँ ले आती, परंतु घर में बेटा बहू से यह प्यार, तो दही बेच के तो पैसा तो खुशी ला रही है, लेकिन यहाँ उसको बेटे बहू से खुशी नहीं मिलती है, जिससे उसे उम्मीद रहती है कि कम से बहू से भी खुशी, लेकिन बहू होती है, ठीक है। जवानी में ही यह अपने पति को बिछो, मतलब पति मर गया था और दुख बहुत सही है। वह शहर में एक घर में दही देती है जिसके मालकिन से उसकी घनिष्ठता हो जाती है। जानती है जहाँ रोज महिला लोग जाती है तो वहाँ दोस्ती हो ही जाता ज़्यादा महिलाओं के। अच्छा देखना, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, ऑटो में हो, चाहे प्लेन में हो, हाँ ऑटो में भी, प्लेन में हो, चाहे अस्पताल में हो, चाहे शमशान घाट पर हो, अगर महिला, अच्छा कोचिंग में आप शब्द बोल दिए, अगर महिला, अगर दो महिला मिल जाएगी डेफिनेटली है कि आज नहीं होगा कल मिलेगी, दोस्ती हो जाए। लेकिन जेंट्स पे ऐसा नहीं पाया जाता है, पूरा उस समझेगा विचारेगा तब जाके अब बातचीत करेगा। जेंट्स में देख लो 2 दिन 3 दिन 4 ट्रेनिंग में कहीं जा रहा है, बोलवे नहीं करे। महिला लोग आज कहाँ से अली हो, का खैली हो, घर कती हो, बस हो गया दोस्ती। और रिलेशन निकालना है तो मामा के बेटी के, फुआ के पोती के नातनी बन गई। तो महिला सब में ये पाया जाता है, ठीक है। तो घनिष्ठता हो जाती है जो उसे जिंदगी जीने के लिए सलीके भी सिखाती है
और सिखाती है दोस्ती करने में, यही ना होता जी सिखाती है। उसे अपने पोते से बहुत प्यार रहता है, उसे अपने बहू बेटे से भी रहता। पहले उसको पोता से प्यार रहता, बाद में बहू बेटा से। परंतु अपना तो नहीं मिलने पर वह क्या है, उसे छोड़ भी देती है। जब इसे अपने बहू और बेटे से प्यार मिलता है तो फिर साथ रहने के लिए चले आती है। मंगम्मा एक मेहनती और भावुक औरत थी। भावुक मत समझने, इमोशनल। निहाल इमोशनल मत समझता है ना। चलो, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें अथवा लक्ष्मी का चरित्र। निहाल को है ना, निहाल का नाम इसलिए रहेगा कि निहाल को यूट्यूब पर प्रचलित करना है। ठीक समझ, निहाल समझ रहा है ना। हाँ चलो, लक्ष्मी गांव की रहने वाली एक मेहनती महिला थी। लक्ष्मी गांव के रहने वाली ये भी क्या थी, नाम है लक्ष्मी तो महिला होगी ना। अच्छा, विधवा नहीं थी ये, लक्ष्मी विधवा नहीं थी। एक बात मिला हुए, सरस्वती जी हमेशा बैठ के आती है, लक्ष्मी जी हमेशा घर पे खड़े हो, माने उनका फोटो 90% मिलेगा खड़ा होके, और सरस्वती जी का हमेशा फोटो बैठ के क्यों आता है? क्योंकि लक्ष्मी जी आते रहते हैं और जाते हैं। सरस्वती माँ एक बार आ जाएंगे किसी के पास तो जाते, नॉलेज एक बार अच्छे से ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो कभी खत्म होगा नहीं ना होगा। बाकी पैसा तो क्या है, लक्ष्मी जी आएंगे, अगर रुक गए ना तो पूरा भर जाएगा, और चले गए लेके चले जाते हैं। तो पहले सरस्वती जी रख लीजिए पास, और उनके बदौलत लक्ष्मी जी आएंगे तो कुछ समय तक टिकेंगे। ना तो ऐसे तो आएंगे जाएंगे, उनका बहुत स्पीड रहता है, 420 440 की स्पीड पे आते जाते हैं। ठीक है, कहाँ तक हो गया फिर से समझिए। लक्ष्मी गांव की रहने वाली मेहनती महिला है। इसके प्रति शहर में, कहाँ, शहर के कलकत्ता में ना, कलकत्ता में काम करने के लिए काम करते हैं। वहाँ के पैसों से लक्ष्मी का गुजारा, तो लक्ष्मी क्या करती है, गांव के एक तहसीलदार के घर पर हाँ काम करती है। हाँ, गांव के ही घर तहसीलदार के काम करती है। इस तरह वह कर्म क्षेत्र में अपने पति के साथ कंधा मिलाकर, मतलब अपने कर्म क्षेत्र में जो कर्म करना चाहिए तो हस्बैंड कर ही रहा है, लेकिन उससे पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो महिला भी कर रही है और कंधे से कंधे मिलाकर। नीतीश सरकार ना कहता है यहाँ के, लड़की भी यहाँ के कंधे से कंधे मिला के चलेगी, इसीलिए आरक्षण 50% दे दिया गया है कि नहीं सर? इसके पास थोड़ी भी जमीन है कि नहीं है? थोड़ी सी जमीन है। बार बार के प्राकृतिक के आपदा के सामना भी यह घुटने नहीं, हाँ, आपत्ति पूरे मानव योग से काम में लग जाती है। एक बार फसल बर्बाद होती है तो वह दूसरे बार प्यार करते, मैंने एक बार अगर फसल खराब हो दूसरे बार बहुत अच्छा होता है ना जी। इस तरह यह एक जुझारू महिला भी है। इसका बड़ा बेटा बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी क्या है, बांध के मरम्मत के लिए उसे स्वयंसेवक दल के साथ भेजती है। इस तरह इसका दल मतलब समझते हैं, एक साथ लोग जाके उसको क्या कर रहा है, जैसे बांध को बनाता है उसके साथ, वहां पर क्या अपने बेटों को बड़ा नहीं है तब पर भी भेजती है। इस तरह इसका अपने मिट्टी से प्यार भी दिखाई पड़ती है, मतलब जो लक्ष्मी उसका अपने मिट्टी से भी बहुत प्यार दिखाई पड़ती है। बाढ़ में जब वह ऊंचे स्थान की ओर जाती है तो इसका अपना बेटा खो जाता है, परंतु दूसरे दिन दूसरे के बच्चे को छाती से चिपकाकर जिस तरह चित्कार मतलब उड़ती है उसे उसका संतान के प्रति मोह भी प्रदर्शित है। मतलब उसको अपने बेटे के प्रति, संतान के प्रति बहुत मोह, मतलब बहुत लगाव था। इस तरह लक्ष्मी का व्यक्तित्व एक मेहनती औरत, एक जुझारू महिला, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ और एक अच्छी देश सेविका के रूप में परिलक्षित होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, सीता का चरित्र चित्रण कीजिए। सीता का चरित्र चित्रण कीजिए। सीता कितना बेटा? सीता 3 बेटे की एक बूढ़ी और ये भी विधवा ही माँ थी। माँ अपने बेटों के लिए क्या कुछ, ये खुद लिख दिया, क्या कुछ
क्या खुद नहीं। तो माँ अपने बेटों के लिए क्या कुछ नहीं करती, परंतु वही बेटा माँ पिता के बूढ़े हो जाने पर रोटी भी देने से हिचकता है, झगड़ा करता है। ये तू दवा काहे ना खाती है, इलाज काहे ना करवा रही है? पढ़ने में तो 13-22, हेल्थ तो खराब हो गया था, 13-22 से एक नीचे आ जाएगा 4-5 पर। हाँ 13-22, इलाज नहीं करे तो 4-5 पा जाएगी। 4-5 समझ रहे हैं ना, खटिया पर 4-5 नहीं समझे अभी तक। निहाल समझ गया है। चलो यह समझो पहले यह समझो। क्या भाई, उसको रोटी देने के लिए भी सास बहू और बेटे झगड़ा करता था ना। सीता के साथ भी ऐसा भी होता कि वह कुछ नहीं बोलती, चुपचाप सब कुछ सहती रहती, परंतु बेटे और बहुएं उसे लेकर आपस में ही झगड़ते रहते। आपस में तीनों झगड़ा करते रहता, छोटा छोटी, और इंस्टाग्राम खूब चलाते रहता था ना। चलिए, वो अपने बेटों से प्यार करती थी, बहुओं से भी बहुत प्यार करता था, पोते पोतियों से भी प्यार करती थी, सबका काम भी कर देती थी, मतलब सबका भी काम कर देती थी बूढ़ी होने के बावजूद भी। अंत में जब उसके बेटे पैसे देकर खुद बनाकर खाने के लिए कहते हैं तो उसका धैर्य समाप्त हो जाता है, उसका धैर्य जो था वो समाप्त हो जाता है, परंतु फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर से निकल पड़ती खुद कमाकर खाने के लिए। अंत में सीता यह बताने का प्रयास करती है कि धैर्य भी एक सीमा है, धैर्य भी। हाँ, तो धैर्य बनाए रखिए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। इस क्वेश्चन को आएगी नहीं क्या आएगा? अच्छा आएगी, दोनों आएगा, ठीक है दोनों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हिंदी का आपको पूरा टोटल नोट्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको एक बार देख लीजिएगा। हिंदी में तो नहीं छूटना चाहिए। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव क्लियर करवा देंगे, और बच गया लेख, पत्र लेख, है ना, और वहाँ पर सारांश आएगा। सारांश रहता है कि जी? ठीक है। उसके बाद क्या बच जाएगा, इसमें कुछ व्याकरण है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो व्याकरण 50 में हिंदी से ऐसे ही रहता है ना, तो क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो इसको एक बार देख लीजिएगा जरूर।